नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 जो क्लास 10th का हिंदी का किताब है, क्षितिज भाग 2, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया या जेएसएससी के द्वारा निकाला गया जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन आया है जो अगस्त महीने से भराना शुरू होगा। इसका नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता या फिर झारखंड फील्ड वर्कर के नाम से जो आया है। उसके पेपर 2 के सिलेबस में क्षितिज भाग 2 के कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं और कृतिका भाग 2 के कुछ कहानियां हैं, वो सबको पढ़ना है हम लोगों को। तो उसी के क्रम में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका पाठ का नाम है छाया मत छूना मन, जो गिरजा कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है कन्यादान, जो ऋतुराज के द्वारा लिखा गया है, और संगतकार जो मंगलोस डबराल के द्वारा लिखा गया है। इसको आज हम तीनों कविता को एक साथ इसी वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो बाकी कविताएं हैं इसमें काव्य खंड में, उधो तुम हो अति बड़ भागी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, डार डार धूम्र पलना और पलनी नुपुर आत्मकव कथ्य जो है, उसके बाद उत्साह और अट नहीं रही, फसल, यह तंतुरित मुस्कान, ये सब सारी कविताओं को ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप द मिश्रा क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एक जेएसएससी JFWCE यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर का एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज का हम लोग कविता शुरू करते हैं। सबसे पहला कविता जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है छाया मत छूना मन, जो कि गिरजा कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले गिरजा कुमार के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग इनके कविता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गिरजा कुमार माथुर, इनका पूरा नाम है। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुणा मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नशा और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह है। उसके बाद आपका जन्म कैद नाटक है, और नई कविता सीमा और संभावना ये आलोचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर हैं परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि सम्यक के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मक संभव कर सके हैं। ठीक है, भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्द प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तहजीब देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा छाया मत छूना कविता के बारे में जान लेते हैं। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। यानी कि बीता हुआ सुख को याद करके यदि वर्तमान में आप दुख झेल रहे हैं तो वो कहीं तर्कसंगत नहीं है, किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है उसमें। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है, यानी कि दुख दुगुना हो जाता है। विगत की सुख या सुखद काल्पनियता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वर्ण मतलब आलिंगन करना, ठीक है, यानी कि अपनाना। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग छाया मत छूना कविता को पढ़ते हैं, ठीक है। तो छाया मत छूना, ये क्या कह रहे हैं? छाया से तात्पर्य यहाँ पे है बीती हुई बातें, वैसा बात जो बीत चुका है, आपका भूतकाल में हुआ था, कभी आप अच्छे थे, अच्छे कंडीशन में थे, उसी को बता रहा है ये। तो पढ़ते हैं इसको। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। मतलब मन को कह रहे हैं, कवि मन को कहता है कि पुरानी बातों को याद मत करना, नहीं तो दुख और दुगना हो जाएगा। इसके बाद है जीवन में है सुरंग सुधियां सुहानी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुवन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, इस कविता के भावार्थ को हम लोग अच्छा से समझते हैं अब। तो इस कविता में कवि ने बताया है कि अपने भूतकाल को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, चाहे उसकी यादें कितनी भी सुहानी क्यों ना हो। जीवन में ऐसी कितनी सुहानी यादें रह जाती हैं, आंखों के सामने भूतकाल के कितने ही मोहक चित्र तैरने लगते हैं। प्रेयसी के साथ रात बिताने के बाद केवल उसके तन की सुगंध ही शेष रह जाती है। कोई भी सुहानी चांदनी रात बस बालों में लगे बेलों के फूल की याद दिला सकती है। जीवन का हर क्षण किसी भूली हुई सी छुअन की तरह रह जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए हम अपने भूतकाल को पकड़कर कभी भी हमको नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे है यश है या ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसका भावार्थ के विषय में यदि बात करें तो यश या वैभव या पीछे की जमा पूंजी कुछ भी बाकी नहीं रहता है। आप जितना ही दौड़ेंगे उतना ज़्यादा भूल भुलैया में खो जाएंगे, क्योंकि भूतकाल में बहुत कुछ घटित हो चुका होता है। आपने भूतकाल की कीर्तियों पर किसी बड़प्पन का एहसास किसी मृग मरीचिका की तरह है। मृग मरीचिका समझ में आता है? आप देखिएगा गर्मी के दिनों में कभी कभी आप सड़क पे चलिएगा तो उसमें अचानक दिखाई देगा कि आगे पानी है, लेकिन होता नहीं है। मृग के साथ भी ऐसा ही होता है। वो रेगिस्तान या फिर जंगलों में ऐसा कहीं वो उसके सामने भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि आगे पानी है, और उसी के आगे वो दौड़ता रहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चांद के पीछे एक काली रात छिपी होती है। इसीलिए भूतकाल को भूलकर हमें वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद का क्या है? दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो जाने पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वर्ण,
छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। कितनी अच्छी बात है ये। आगे देखते हैं इसका भावार्थ। तो कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत होने के बावजूद आदमी दुविधा में पड़ जाता है और उसे सही रास्ता नहीं दिखता। कई बार आपका शरीर तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन अंदर से हजारों दुखों से भरे होते हैं। कई लोग छोटी या बड़ी बातों पर दुखी हो जाते हैं, जैसे कि सर्दियों की रात में चांद नहीं दिखने पर। उसी तरह है जैसे कि पास तो हो गए हैं लेकिन 90% मार्क्स नहीं आए। कई बार लोग उचित समय पर कुछ प्राप्त ना कर पाने की वजह से दुखी रहते हैं, लेकिन जो ना मिला उसे भूल जाना ही बेहतर है। भूतकाल को छोड़कर हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। चलिए, तो ये कविता समाप्त होता है जिसका नाम था छाया मत छूना मन। अब नेक्स्ट कविता के आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है कन्यादान। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऋतुराज के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऋतुराज के विषय में कुछ जान लेते हैं बातें। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य फूल पर पानी है ना। दूसरा क्या है? अन्य जो है सो फूल पर पानी। इसके बाद है सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उसकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्यादान, उसके विषय में कुछ हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श मुलम्मे में बंधे होते हैं। कोमलता की गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इस आदर्श या आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी की माँ के सबसे निकट और उसके मुख दुख का साथी होते हैं। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, क्योंकि लड़की की जो माँ होती है वो अपने सुख दुख अपनी बेटी से कहती है, इसीलिए उन्हें अंतिम पूंजी कहा जाता है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी ने गहरी या फिर ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके इसका लाइन और समझते हैं इसको। तो पहला लाइन है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। क्या कह रहा है ये कवि? कह रहा है कि माता का दुख कितना प्रामाणिक था जब वो लड़की को दान कर रही होती है। उसके आंख से जो आंसू निकलता है
उसके आंख से जो आंसू निकलता है वह इस बात का प्रमाण है कि जैसे बेटी या लड़की उसकी, वो उसकी अंतिम पूंजी हो। तो इस कविता इस लाइन का भावार्थ हम लोग और अच्छा से समझते हैं। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़े करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसीलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे किसी अन्य को सौंपना या सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वे अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी को सौंप रही हो। चलिए आगे की लाइन हम लोग पढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास भी होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। मतलब सुख का आभास तो होता था, लेकिन वो दुख किसी से बांट नहीं सकती थी। बांचना मतलब बोलना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इसका भावार्थ देखें तो लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि हालांकि वह बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें अभी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि खुशियां मनाने तो उसे आता था, लेकिन यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है जब तक कि कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और नहीं रहना शुरू कर देता है, तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद का लाइन कहते हैं कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री के जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा या लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या कह रही है माँ? कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब पानी में देखकर तुम अपना, या आईना भी कह सकते हैं, उसमें देखकर अपने चेहरे के ऊपर गुमान मत करना, घमंड मत करना, रीझना मत। इसके बाद कहते हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ऐसा हमारे समाज में देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां या स्त्रियां आग से जल के मर जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती हैं, खाना बनाने के लिए होते हैं, उसमें जलने के लिए नहीं। इसके बाद क्या है? वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में, है ना। अच्छा अच्छा वस्त्र, अच्छा अच्छा आभूषण, ये क्या है? एक भ्रम है स्त्री के जीवन में। माँ ने क्या कहा? कि माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अंदर से कमज़ोर मत होना, है ना। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। जाते जाते माँ ने अपनी बेटी को कई नसीहतें दी। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, न कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। माँ कहती है
कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसीलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में माँ कहती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि माँ उसे अब एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है और चाहती है कि वह अपना लड़कपन छोड़ दे। दूसरा मतलब हो सकता है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर यौन अत्याचार का खतरा बना रहता है। ऐसे में कई माएँ अपनी लड़कियों को यह नसीहत देती है कि वे अपने यौवन को जितना हो सके दूसरे से छुपा कर रखें। चलिए, ये कविता आपका समाप्त होता है, कन्यादान, जो ऋतुराज के द्वारा लिखा गया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगतकार, जो मंगलोश डबराल के द्वारा लिखा गया है, या मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। ठीक है, तो मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के काफल फानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदरी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादन का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। इनका निधन 2020 में हुआ। मंगलेश डबराल की 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुई। कौन कौन से हैं? तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमिक पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, है ना, फोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृत के सवालों पर नियमित लेखन करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध जो है सो सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। तो हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं, कविता का नाम है संगतकार। संगतकार कविता गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। आपको पता है कि संगतकार किसको कहते हैं? जो गायक के साथ जो बजाने का काम करता है उसे संगतकार हम लोग कहते हैं। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में यह तो सही है। हमें समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग को देखते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि यदि हम इतिहास में युद्धों की बात कर लें तो केवल जो राजा युद्ध लड़ता था केवल वो अकेले तो नहीं लड़ता था, उसके साथ संगतकार होते थे, यानी कि सैनिक होते थे जो उन्हें विजय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसी के आगे है कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उसमें से प्रत्येक को अपना अपना महत्व है ना, और उसका सामने ना आना उसकी कमजोरी नहीं मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो
हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। चलिए कविता को हम लोग पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। संगतकार कविता को हम लोग पढ़ते हैं एक एक लाइन और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी कहीं संगीत का आयोजन होता है तो मुख्य गायक के साथ संगत करने वाला अक्सर देखा जाता है। ज़्यादातर लोग संगतकार पर ध्यान नहीं देते और वह पृष्ठभूमि का हिस्सा मात्र बनकर रह जाता है। वह हमारे लिए एक गुमनाम चेहरा हो सकता है। हम उसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य गायक प्रसिद्धि के आलोक में हमसे बहुत कम ही लोग उस अनजान संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार कर पाते हैं। ठीक है, संगतकार हम लोग किसको कहेंगे? जो बजाने वाला आदमी है ना। कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है ना, इस टाइप का, उसको संगतकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों में जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अहनद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालते रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटे हुए सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। संगतकार क्या करता है कि आप किसी गाने को गाते हैं तो उसका जो मेन बेस बनता है वो संगतकार लोग ही बनाता है, समझ लीजिए। यानी कि आप सुर में गा रहे हैं कि नहीं, सही लय में जा रहे हैं कि नहीं, वो संगतकार के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। तो इसी बातों को वो बता रहा है। इसमें क्या है कि सदियों से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक के सुर में संगतकार अपना सुर मिलाता आया है। मुख्य गायक की भारी आवाज़ के पीछे संगतकार की आवाज़ दब सी जाती है, लेकिन संगतकार हर क्षण अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है। जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है और सुर से कहीं भटक जाता है, तो ऐसे समय में संगतकार स्थाई को संभालते रहता है। उसकी भूमिका इसी तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ सामान बटोरकर अपने साथ लाता है। साथ ही वह मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की याद भी दिलाता है जब मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता था। चलिए इसके बाद का लाइन जो आपका आता है वो, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, है ना। इसका अर्थ क्या होगा? जब तार सप्तक पर जाने के दौरान गायक का गला बैठने लगता है और उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, तब संगीतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है। समझ पा रहे हैं? तार सप्तक मतलब एकदम जो सा रे ग म होता है ना, तो वो एक तरफ मोटा आवाज निकालेगा। जैसे आपको हम उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, जैसे कि सा रे ग म, इस टाइप से। और बीच वाला जो सप्तक होता है वो सा रे ग म। तार सप्तक किसको कहेंगे? जो एकदम पतला हो जाता है, जहाँ आवाज सा रे ग म, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो उसको तार सप्तक कहते हैं। तो तार सप्तक में क्या होता है कि मैक्सिमम गायक लोग जो होता है, यदि उसका सही रियाज ना करे तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है, ठीक है। तो उस समय संगीतकार ही उसको सहारा देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह फिर
से गाया जा सकता है या गाया जा चुका राग। कभी कभी संगीतकार इसलिए गाता है ताकि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वह अकेला ही चला जा रहा है। कभी कभी वह इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को बता सके कि किसी राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। चलिए उसके बाद आता है, और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अर्थात संगीतकार भी गा रहा है लेकिन मुख्य गायक से अपना स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है ना। इसका अर्थ है कि उसके अंदर मनुष्यता है, चाहे तो वो उसको दबा भी सकता है लेकिन ऐसा वो नहीं करता। चलिए इसमें क्या है, इसी सारी प्रक्रियाओं के दौरान संगीतकार की आवाज़ हमेशा दबी हुई होती है। ज़्यादातर लोग इसे कमजोरी मान लेते होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो गायक की आवाज़ की प्रखर बनाने के लिए त्याग करता है। वह जानबूझकर अपनी आवाज़ को दबा लेता है। यह कविता संगीतकार के बारे में है लेकिन यह हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो किसी सहारे की भूमिका में होता है। दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। हम और उस पर एक खिलाड़ी या अभिनेता या नेता के बारे में जानते हैं जो सफलता के शिखर पर होते हैं, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जो उस खिलाड़ी या अभिनेता या नेता की सफलता के नेपथ्य में रहकर अथक परिश्रम करता है। चलिए तो ये तीनों कविता आज समाप्त होता है। कल से हम लोग गद्य खंड में जाएंगे जिसमें नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ाई को अच्छे से करें। ये पीडीएफ जो आप देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का लाल बटन भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।